पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोकपी जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई। और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि अरे आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं, ऐसे तो सैकड़ों मामले हुए हैं, तो क्या ये शाबाशी की बात है? हैरानी की बात यह है कि हद दर्जे तक खुद को नकारा और इनसेंसिटिव दिखाने के बावजूद अब तक मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? इतनी हिंसा के बावजूद राज्य के सीएम का अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का उन्हें इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चू भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो अब तक ये काम नहीं कर रही है? मजबूरी जो भी हो, मगर बीरेंद्र सिंह का एक पल भी सीएम पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, कितनी भी अराजक क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू न पाया जा सके। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। मणिपुर तो स्थानीय जातियां एक दूसरे के खिलाफ हैं, कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ के बीच छिपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल था, कौन किस कोने से हमला कर दे ये पता लगाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल के बावजूद अगर भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 हटाती है, वहां हिंसा भी नहीं होने देती और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? जो पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर जैसी जगह में कारगर हो सकते हैं, वो मणिपुर में कैसे फेल हो गए? इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश नहीं की गई, शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उनके साथ ज्यादती कर जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाएं और पुलिस कुछ भी न कर पाए? हैरानी यह भी है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, मगर नेशनल मीडिया ने भी उस तरफ वैसा ध्यान नहीं दिया। मणिपुर की हिंसा पर वैसी बहसें और डिबेट्स क्यों नहीं किए गए जैसी राजनीति और सीमा हैदर जैसे मुद्दों पर होती हैं? क्यों नहीं इस मामले पर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया? आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया? और आखिर क्यों कुछ लोगों ने इस पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझी? ये सारे क्यों ही इस बात का जवाब है कि आखिर मणिपुर वहां कैसे आ गया जहां आज ये आया है। सच में मणिपुर, हम सब शर्मिंदा है कि हम तुम्हारे साथ वैसे नहीं खड़े हो पाए जैसे होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनहगार हैं कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था।